हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे। देखिए, इस क्लास में हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद विल बी स्टॉपिंग विद द एग्जांपल्स और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे डिस्कस करना। कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट टाइम भी वेस्ट ना हो। और देखिए, टाइम की वैसे तो कमी है नहीं आप लोगों के पास। अगर आपके पास टाइम है तो एक ही दिन में 5-5 वीडियो देखिए, 10-10 वीडियो देखिए, ठीक। क्योंकि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तो बहुत सारे वीडियो होंगे। अभी जब हम बना रहे हैं तो भले ही ये वीडियो है हमारे पास, लेकिन जब आप देख रहे होंगे तो आपके पास बंच में सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। तो आप एक साथ 10 वीडियोस देख लीजिए, टाइम की कमी नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए। द मेन थिंग इज दैट कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कुछ और कुछ एग्जांपल्स करते हैं एंड देन विल बी स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी। चलिए, क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एक फंक्शन दिया गया है फ्रॉम एक्स टू वाई, दो सेट्स हैं, कोई भी सेट्स हो सकते हैं एक्स और वाई, इट डजंट मैटर व्हाट दे आर। एक फंक्शन डिफाइन किया गया एक्स टू वाई पे, हम एक रिलेशन उसने डिफाइन किया कि अगर एक ऐसा रिलेशन है a कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। यही आपको सिर्फ प्रूफ करना है। चलिए, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने क्या बताया था? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। ऑल दीज थ्री क्राइटेरियाज आर इफ सेटिस्फाइड दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए कॉमा ए टाइप के सारे एलिमेंट्स, हर एक एलिमेंट एक दो अपने आप से रिलेटेड हो, ए से रिलेटेड हो, बी से रिलेटेड हो। सिमेट्रिक रिलेशन ये कहता है कि ए बी से अगर रिलेट किया तो बी भी ए से रिलेट कर जाना चाहिए, ठीक। और ट्रांजिटिव रिलेशन ये कहता है कि अगर ए बी से रिलेट किया, बी सी से रिलेट किया तो ए भी सी से रिलेट कर जाना चाहिए। सिंपल हम एक शॉर्ट में लिख देते हैं, ए रिलेट कर गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ए बी और बी है उसके एलिमेंट्स हो गए तो ये सिमेट्रिक हो गया। ए बी है, बी सी है, तो अगर ए सी भी आ गया तो ये ट्रांजिटिव हो गया। इतना ही आपको चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सेइंग कि भैया एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। चलिए, ये तो बहुत सिंपल है। फॉर व्हाट? रिफ्लेक्सिव A comma A should belong to relation R. Since A comma A means under R, f of A is equal to f of A, which is true. ये तो ट्रू है ना। इसी रिलेशन की डेफिनेशन कह रहा है ना कि अगर ए बी इसका ऑर्डर्ड पेयर है तो एफ ए एफ बी के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल भाई, दोनों तो सेम ही चीज लिखी है, ये इसके बराबर तो होगा ही ना। एक ही चीज है, एक ही फंक्शन में एक ही वैल्यू डाली, आउटपुट भी सेम ही आएगा। तो इट मींस आर इज व्हाट? देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। आर तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फॉर सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करना है? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी। अब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी है तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए? ये लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है कि यस, विच इज ट्रू। देयरफॉर बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। मतलब ए बी आर को बिलोंग किया, बी कॉमा ए कैसे बिलोंग किया भाई? एफ ए बी अगर ए को आर को बिलोंग कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि एफ ए एफ बी के बराबर है। अब इसको इसके बराबर कहें या इसको इसके बराबर कहें, बात तो एक ही है। तो हमने उल्टा करके लिख दिया, और उल्टा करके लिख दिया तो क्या हो गया? बी ए बिलोंग्स टू आर। इट मींस आर इज सिमेट्रिक ऑल्सो। थर्ड पार्ट कौन सा? फॉर ट्रांजिटिव प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड B comma C belongs to R, A B B C, इसका मतलब हुआ f of A is equal to f of B and f of B is equal to f of C, ठीक। f f B के बराबर है, f B f C के बराबर है, तो क्या हम ये कह सकते हैं? This implies that f of A इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। कैसे?
एफ बी एफ ए के बराबर भी है और एफ बी एफ सी के बराबर भी है, तो बेसिकली यहां पर लिखी हुई हर एक क्वांटिटी एक दूसरे के बराबर है। यही नंबर इसके बराबर है, यही नंबर इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को भी बराबर होना जरूरी है ना। गुड। तो एफ ए इज इक्वल टू एफ सी, इट मीन्स A comma C is also an element of relation R. This implies that R is what? Transitive. Simple है बच्चों, प्रोसीजर याद रखिए। Therefore, thus we can say that R is what? R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, यही हमको प्रूफ करना था, चेक करना था रादर कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। सिंपल है, हमने एक रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए कहा भाई ए बिलोंग करना चाहिए, तो ये ट्रू होता ही है। सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हमने कहा कि एफ ए बी बिलोंग किया, तो एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब हमने उल्टा करके लिखा, तो एफ बी इज इक्वल टू एफ ए मीन्स बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या किया कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, डी सी बिलोंग्स टू आर, एफ बी इज इक्वल टू एफ सी। तो क्योंकि एफ ए एफ बी के बराबर है और एफ सी भी एफ बी के बराबर है, तो एफ ए को भी एफ सी के बराबर बनाना पड़ेगा, मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर एंड विच इंप्लाइज दैट रिलेशन आर इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब रिलेशन आर जो लिखा गया है यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है। ये कह रहा है कि आपको एक सेट दिया गया ए जिसमें कि 3 एलिमेंट्स हैं, ए 1 2 3, और आपको ये बताना है कि इसमें आप कितने 1-1 रिलेशंस लिख सकते हैं, कितने 1-1 रिलेशंस पॉसिबल हैं। ठीक, तो हम ये कहेंगे चलिए भाई ये सिंपल एक पीएनसी का क्वेश्चन है, पीएनसी का, कि आपको 1 2 3 ये सेट दिया गया, आपको दूसरा सेट दिया गया 1 2 और 3, और कैसे हम 1-1 रिलेशंस डिफाइन करेंगे। तो देखिए जब हम रिलेशंस डिफाइन करने जा रहे हैं तो बेसिकली इसमें से हमें किसी 2 एलिमेंट्स की पेयरिंग करनी है। तो 2 एलिमेंट्स की जब पेयरिंग करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने बनते हैं, 1 1 से रिलेट के 2 2 से 3 1 2 से 1 3 से 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, तो टोटल 9 बनेंगे ना, 3 इंटू 3, m इंटू n एलिमेंट्स होते हैं a क्रॉस b में, तो a क्रॉस b में तो टोटल 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। लेकिन उसके कुछ रिलेशंस ऐसे होंगे जो 1-1 होंगे, मतलब एक ही एक से रिलेट कर रहा होगा, एक ही एक से रिलेट कर रहा होगा। तो इसके लिए हम कहेंगे कि ठीक है, हम एक बेसिक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 11th में आप लोग पीएनसी पढ़ चुके हैं और इसमें आपको नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस पता चल जाएगा कि कितने तरीके से हम एक एक को रिलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब हमने 1 चूज किया तो इसके बाद हम कहेंगे कि ठीक है 1 को हमें इसमें से रिलेट करना है, 1 को इसमें से रिलेट, इसने फंक्शंस की बात की है, इसका मतलब सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं। रिलेशंस की बात करता तो केवल एक के भी अलग से काउंट करते, 2 के भी अलग से काउंट करते, 3 के भी अलग से काउंट करते हैं। लेकिन फंक्शंस, लेट में चेक कि क्वेश्चन में फंक्शंस ही लिखा हुआ है ना, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 1-1 फंक्शंस, तो 1-1 फंक्शंस है। तो हम ये कहेंगे कि जब 1-1 फंक्शंस की बात करें तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स यूज करने हैं, ऑन टू नहीं बोला, वहां छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो 1-1 फंक्शंस चाहिए, तो इसका मतलब जब हम यहाँ 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम ये कहेंगे f डिफाइंड फ्रॉम a टू a, और पूरा लिख दीजिए 1 2 3 2 1 2 एंड 3। एलिमेंट 1 हैज कितने ऑप्शंस, एलिमेंट 1 कितने के साथ पेयर कर सकता है, कितने के साथ पेयर कर सकता है, तो हम कहेंगे कि एलिमेंट 1 हैज 3 ऑप्शंस। ठीक, कैसे, 1 1 के साथ पेयर कर जाए, 1 2 के साथ पेयर कर जाए, 1 भाई इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना कि किसके साथ पेयर करना है, आप किसी के साथ भी पेयर कराओ, 1 1 से पेयर किया, 1 2 से पेयर किया, 1 3 से पेयर किया, हो गया। कितने नंबर्स मिले, 3 ऑप्शंस। एंड एलिमेंट
2 हैज, अब कितने, प्रोवाइडेड इट डज नॉट पेयर with one element already used with one, जो वन के साथ हमने एलिमेंट यूज कर लिया है उसके साथ हम पेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर वन के साथ रिलेट किया और टू को भी हम वन से रिलेट कर देंगे तो ये वन नहीं हुआ। मतलब अब ये जो टू एलिमेंट है इसको उस एलिमेंट को छोड़ के अगर वन से रिलेट किया तो वन से रिलेट नहीं करेगा, टू से रिलेट किया तो टू से रिलेट नहीं, मतलब वन ने किसी एक एलिमेंट को एंगेज कर दिया। तो वन रिलेशन होने के लिए अब इससे कोई और एलिमेंट नहीं रिलेट कर सकता। तो हम ये कहेंगे कि जिससे भी वन ने रिलेट किया वो ब्लॉक हो गया। सपोज करिए हमने कहा 1 3 से रिलेट कर गया तो ये नंबर ब्लॉक हो चुका है, इसको हम किसी और से पेयर नहीं कर सकते। तो इस तरीके से 1 के पास 3 ऑप्शंस थे। अब जब हम 2 पे आए तो 2 के पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 के पास अब 2 ही ऑप्शंस हैं। 2 या तो इससे रिलेट करे या इससे पेयर करे। ठीक, तो 2 हैज, एलिमेंट 2 हैज प्रोवाइडेड, ब्रैकेट में कर दीजिए, हैज 2 ऑप्शंस। ठीक, एंड एलिमेंट 3 हैज, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, प्रोवाइडेड इट डज नॉट pair with elements already used with 1 and 2। देखिए ये इसलिए लिख रहे हैं कि 1 फंक्शन होना है तो जो एलिमेंट हम यूज कर चुके हैं उसको दोबारा नहीं यूज करना है। 1 ने अगर 3 से पेयरिंग कर ली है तो 3 नहीं यूज कर सकते हैं, और सपोज करिए 2 ने उसके बाद 1 से पेयरिंग कर ली तो अब हम 1 को भी यूज नहीं कर सकते। तो 3 के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे? मात्र एक ऑप्शन, हैज 1 ऑप्शन। ठीक, तो इसके पास 1 3, इसके पास 2, इसके पास 1। अब देखिए बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम क्या करें, ऐड करें कि मल्टीप्लाई करें। जब भी एंड आता है मल्टीप्लाई करते हैं, याद करिएगा पीएनसी का रूल, जब भी एंड आता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी क्या बोलते हैं और आता है तो ऐड करते हैं। सॉरी, आई वाज थिंकिंग अबाउट कि फैक्टोरियल से कैसे करेंगे इसको। तो कितने ऑप्शंस हो गए? पहले के पास 3, दूसरे के पास 2, तीसरे के पास 1, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 6 ऑप्शंस। ठीक, 4 होते तो कितने बनते बता सकते हैं आप? 5 होते तो कितने बन सकते हैं बता सकते हैं? मल्टीप्लाई करते जाओ। 5 होते तो पहले के पास 5 ऑप्शन, दूसरे के पास 4, तीसरे के पास 3। ये एग्जैक्टली सेम है आपका जो हम स्पेसेस फिल करते थे। स्पेसेस कैसे फिल करते थे कि भाई हमारे पास 3 ये नंबर्स हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ये सेट ए के 3 एलिमेंट्स हमने यहां पे रख दिए डोमेन सेट के। अब 1 के पास इन 3 एलिमेंट्स को हमें इन तीनों में बांटना है, इन 3 एलिमेंट्स को हमें इन तीनों में बांटना है। तो हम इसको तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। कोई सपोज करिए हमने 3 दे दिया, कोई एक हम दे देते हैं, तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? ये नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं 3। उसके बाद एक नंबर ऑलरेडी यूज हो गया इसके पास, तो हम इस जो बाकी 2 हैं उसमें से इसमें से कोई भी 2 इसको दे सकते हैं। तो इसके पास कितने ऑप्शंस हुए? 2। अब तीसरे के पास जब जाएंगे तो हमारे पास एक ही नंबर बचा होगा और उसको ही हमें उसको देना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस 3 into 2 into 1। डिवीजन याद आया? डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों को जैसे बांटते थे हम बच्चों में, फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करते थे, यही है वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ वन रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए आर 6। ठीक है, गिव मी सम टाइम, आई विल राइट अराउंड द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है कि कंसीडर द identity function in on n to n defined as inx is equal to x where x belongs to n। सिंपल, ये बेसिकली जो आइडेंटिटी फंक्शन है ना वो वही है जो हमने आपको ग्राफ्स में पढ़ाया था। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? y is equal to x वाला। इसका ग्राफ कैसा होता है? सॉरी तो ग्राफ नहीं, ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये y इक्वल टू x वाला आपका ग्राफ होता है। ठीक है, इसने पूरी रियल नंबर लाइन पे नहीं बनाया तो हमें सारे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन नेचुरल नंबर्स पे डिफाइंड है तो आपको पॉइंट्स ब्रेक करके 1
1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके मिलते जाएंगे। तो ये जो आपका फंक्शन है आई एन एक्स, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देख के एकदम ऑब्वियस लगेगा कि भाई एक आइडेंटिटी फंक्शन हमने एन टू एन पे डिफाइन किया, एन से कोई भी एलिमेंट उठाओ उसकी वैल्यू उसी के बराबर होनी चाहिए। क्या बोल रहा है कि आई एन एट एक्स इज इक्वल टू एक्स। आई एन एट एक्स मतलब आपने एन से कोई भी एलिमेंट उठाया तो इस फंक्शन पे आपने जब इस वैल्यू पे आपने आई एन फंक्शन ऑपरेट किया, आई एन कुछ नहीं है, एक फंक्शन है, एक रिलेशन है, ये एक फंक्शन है आई एन, एफ लिखते हैं ना, एफ एक्स टाइप का ही है, जैसे आप इसको आई एन एक्स की जगह एफ एक्स लिख दीजिए, तो आई एन एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये ऑन टू है, आपको ये प्रूफ करना है। तो हमने ये कहा कि ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है कि ये ऑन टू है, तो हम क्या करेंगे, टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, टेक एनी आर्बिट्ररी, अब एनसीईआरटी में जैसे लिखा है ना कि इट इज ऑब्वियस, ऐसा मत लिखना वरना एग्जामिनर भी कहेगा कि इट इज ऑब्वियस कि आपको कितने नंबर मिल जाने चाहिए। टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट फ्रॉम व्हाट, एन, से एक्स वाई बिलोंगिंग टू एन। आपने यहां से एक एलिमेंट उठा लिया एन से, ये एन कौन सा सेट ले रहे हैं, दूसरा, दोनों सेम है लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। तो for y belonging to n there exist what, and x belonging to n such that y is equal to x। आइडेंटिटी फंक्शन, यही तो आपको फंक्शन ही गिवन है, केवल लिखना है आपको कि हम इसमें से कोई भी एलिमेंट उठाएं उसके करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर यहां मिल जाएगा, यहां से आप कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए यहां से करस्पॉन्डिंग एक नेचुरल नंबर मिल जाएगा। मीन्स फॉर every y there exists a pre-image in n, therefore in is onto। क्यों? क्योंकि इसके जो कोडोमेन सेट है उसके हर एक एलिमेंट की प्री इमेज मिल रही है, मतलब इसके कोडोमेन सेट का हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, जो रेंज सेट है उसका हर एक एलिमेंट रिलेट कर रहा है, इसका मतलब इसका हर एलिमेंट यूज हो गया, तो ये एक ऑनटो फंक्शन हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसने ये बोला कि क्या आई एन प्लस आई एन एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ऑनटो फंक्शन होगा। तो चेक करते हैं, आई एन प्लस आई एन ऑन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एक्स प्लस एक्स विच इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो आई एन प्लस आई एन इज 2x फॉर 3 या 5, कोई भी ऑड नंबर उठा लीजिए, फॉर 5 बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देयर इज 2x इज इक्वल टू 5 implies x इज इक्वल टू 5/2 विच डज नॉट बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मतलब हमने इसकी कोडोमेन सेट से एक नंबर उठाया 5, हमने इसकी कोडोमेन सेट से एक नंबर उठाया 5 और उसके करस्पॉन्डिंग इस फंक्शन में पुट कर दिया y की जगह और कहा भैया x बताओ जिसके लिए हमें ये 5 मिले। तो आपने कहा कि उस x की वैल्यू 5/2 होनी चाहिए, लेकिन ये 5/2 इसमें हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है और ये एक फ्रैक्शन हो गया, तो ये इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। मतलब इसमें एक नेचुरल नंबर 5 ऐसा है जिसके करस्पॉन्डिंग यहां कोई प्री इमेज नहीं मिली। मतलब जब आप एलिमेंट्स को ज्वाइन कर रहे होंगे तो यहां पर जो 5 है वो अकेला बैठा होगा, बाकी सब रिलेट कर रहे होंगे और जितने भी ऑड नंबर्स हैं वो सारे ऐसे ही बैठे रहेंगे, उनसे कुछ रिलेट नहीं होगा। मतलब आपकी कोडोमेन सेट में कुछ बच जा रहा है। इट मींस द एलिमेंट्स आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट इन सेट ए एंड हेंस इसके एलिमेंट्स बच गए, इसलिए इनटू टाइप का फंक्शन बनेगा, ऑन टू फंक्शन नहीं बनेगा। देयरफॉर आई एन प्लस आई एन ऑन एक्स, आई एन प्लस आई एन फ्रॉम एन टू एन इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन। ये एक ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया। आपको दिया गया कि पहले प्रूफ करो कि आई एन एक ऑन टू फंक्शन होगा, तो कौन सा फंक्शन बोल रहा है?
ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए बोल रहा है ना, लिखना कठिन है, पता ही होता है कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो हमने कहा कि आप यहां से कोई भी एक एलिमेंट y उठाइए, y इज इक्वल टू एक्स, एक नेचुरल नंबर है उसके बराबर हमने कहा कि एक नेचुरल नंबर ढूंढना है, तो भैया नेचुरल नंबर उसी के बराबर वही नंबर हो जाएगा। तो हमने कहा कि आपको हमेशा एक एक्स ऐसा मिल जाएगा जो इसके नंबर के बराबर हो, इसमें हमेशा आपको एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसकी वैल्यू इसमें एक प्रेजेंट नंबर के बराबर हो। वेरी गुड, ऑन टू हो गया। जब in प्लस in की बात आई तो कहा कि x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x, in भी x है, y इज इक्वल टू एक्स, in भी x है, तो 2x इज इक्वल टू, अब हमने कहा कि एक नंबर इसमें से कोई भी ढूंढ लो, ऑड नंबर 5, 2x इज इक्वल टू 5 किया तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थे, 5/2। तो इसमें एक ऐसा नंबर प्रेजेंट है जो कोडोमेन सेट है जिसकी की प्री इमेज इसमें 5/2 मिल रही है, जो कि नॉट पॉसिबल है, तो इसलिए 5 की कोई प्री इमेज नहीं मिली। और ऐसे ही बहुत सारे ऑड नंबर्स होंगे जिसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, इसलिए हम कहेंगे कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं रिलेट कर पाएंगे, हेंस इट इज एन ऑन इनटू फंक्शन, नॉट एन ऑन टू फंक्शन। गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है और ये एक आईआईटी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, आईआईटी टाइप का क्वेश्चन, सिंपल वाला ही, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दो फंक्शंस दिए गए, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, और उसने ऑन टू की बात नहीं कर रहा है, ऑन टू की बात नहीं कर रहा है, सॉरी, अगर ऑन टू की बात करता भी तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका है कि हम कैसे इसको ऑन टू बना सकते हैं, तो डिफरेंट बात है। लेकिन फिलहाल जो दिया हुआ है उसी को देखते हैं। हमें पता है साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, तो साइन 0 0 साइन 91 इस टाइप का बनता है आपका ग्राफ। उसने 0 to π/2 की ही बात की, और cos x का cos 0 1 ये 0 से π/2, ये आपका cos x है, ये sin x है। उसने बोला 0 से π/2 में अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया 0 to π/2 टू आर f of x इज इक्वल टू साइन एक्स, तो क्या ये 1 1 होगा? पहले देखते हैं क्या ये 1 1 होता है। बिल्कुल, आपने ये ग्राफ पढ़ा हुआ है, ध्यान से देखिए, कभी भी ये ग्राफ रिवर्स नहीं मार रहा है, मतलब एक x के लिए एक ही y मिल रहा है और किसी दो x के लिए सेम y भी नहीं मिल रहा है, 1 1 हो गया। अगर ये π/2 से आगे जाता तो भले 2x के लिए सेम y मिल जाते, लेकिन अगर π/2 पे ही इसने कैपिंग लगा दी है तो ये कितना है, 1 है, ये कितना है, 0 है। तो 0 से 1 की सारी वैल्यूज मिल रही हैं और कहीं भी फंक्शन ना तो टर्न कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, मींस फंक्शन इज 1 1। लिखेंगे कैसे? प्रूफ, f is from 0 to π/2 to r f of x is equal to sin x। ठीक है, let x1 is not equal to x2, दो अलग अलग नंबर हम उठाएंगे, and f of x1 is equal to f of x2। अगर ऐसा हुआ तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, दो अलग अलग x के लिए सेम वैल्यू मिल गई तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट sin of x1 should be equal to sin of x2, x1 comma x2 belongs to closed interval 0 to π/2। तो हमें पता है, we know that x1 comma x2 belonging to closed interval 0 to π/2, 0 to π/2, sin x1 is not equal to sin x2, sin x1 is equal to sin x2 if and only if x1 is equal to x2। ये तभी पॉसिबल है, इस रेंज में हमें पता है कि साइन ग्राफ का ग्राफ 0 से 1 इंक्रीजिंग होता है, कभी भी रिपीट नहीं करता है, कोई भी ऐसे दो x नहीं जिसके लिए सेम वैल्यू मिल जाए। तो हम ये कहेंगे कि अगर आप ये करें कि sin x1 is equal to sin x2 और x0 x1 x2 इसी इंटरवल में लाई कर रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब x1 x2 के बराबर हो जाए। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि x1 is not equals to x2, which is a contradiction।
contradiction. This implies that x1 is not equal to x2 implies that f of x1 is not equal to f of x2. Therefore, fx is equal to sin x is 1 1. ठीक है, क्या ये ऑन टू भी होगा? नहीं, ये ऑन टू नहीं है, क्योंकि इधर पूरा का पूरा रियल नंबर लाइन, ये पूरी नंबर लाइन दे दी गई है, लेकिन हमें मिल कितना रहा है 0 to 1. अगर इसको 1 to ऑन टू भी बनाना है तो यहां आपको लिखना पड़ेगा क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1. अगर ये क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 हुआ तो ही ये ऑन टू हो पाएगा. चलिए अभी इसको डिटेल में डिस्कस कर देंगे. तो ये हो गया sin x1 के लिए. उसी तरीके से एग्जैक्टली हम sin x2 के लिए cos x के लिए भी करेंगे कि cos x भी इट्स नॉट पॉसिबल कि 0 से π/2 में दो डिफरेंट वैल्यूज मिल जाएं. देखिए अगर स्कूल एग्जाम में करना हो तो या बोर्ड्स में आता है तो आप ये ग्राफ भी बना दीजिएगा. जितना ज्यादा डेटा एग्जामिनर जो होता है बोर्ड की कॉपियां जो चेक करता है वो तो आपको पढ़ाया नहीं होता, उसको ये नहीं पता होता स्कूल में क्या पढ़े, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं. तो जितना ज्यादा आप इंफॉर्मेशन देंगे कॉपी में उतने ज्यादा चांसेस होते हैं कि बंदा आपके नंबर नहीं काटेगा. ठीक, चलिए फॉर gx इक्वल टू cos x लेट x1 कॉमा x2 belongs to closed interval 0 to π/2 f g of x1 is equal to g of x2. x1 not equal to x2 लिखिएगा. x1 not equals to x2 0 to π/2 g of x1 is equal to g of x2, which implies that cos x1 is equal to cos x2 for x1 comma x2 belonging to closed interval 0 to π/2, which is not पॉसिबल. क्यों? क्योंकि जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग. कोई भी दो वैल्यूज पे दो सेम वैल्यूज नहीं मिलती हैं, which is not possible. Therefore, x1 should be equal to x2. इसका मतलब we have reached at a contradiction, which implies that x1 should be equal to, ये तो लिख ही चुके हैं, which implies that cos x और gx is 1 1. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो आपका f प्लस g फंक्शन है ये 1 1 नहीं होगा. ठीक है, किसी चीज को गलत प्रूफ करने के लिए, मतलब किसी बंदे की आदतें गलत हैं, किसी दिन एक दिन देख लिया कि भाई वो ये गलत काम कर रहा था तो उसके ऊपर टैग लग जाता है कि अरे ये भले सारी जिंदगी वो एक बहुत अच्छा बच्चा रहा हो, एक दिन उसने किसी को थप्पड़ मारा, अरे ये तो मारपीट करता है, उसके ऊपर टैग लग जाता है कि ही इज अ बुली टाइप काइंड ऑफ गाय. लेकिन उसी तरीके से किसी भी चीज को गलत साबित करने के लिए एक एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट होता है. कंसीडर फंक्शन, कंसीडर f of x प्लस g of x, f प्लस g है ना, हाँ, विच इज इक्वल टू sin x प्लस cos x ऑन द इंटरवल f प्लस g डिफाइंड ऑन 0 to π/2 to r. लेट x इज इक्वल टू 0. हमने x को 0 पुट किया तो sin 0 प्लस cos 0 इज इक्वल टू व्हाट? sin 0 0 cos 0 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. मीन्स f प्लस g एट 0 इज इक्वल टू 1. नाउ लेट x इज इक्वल टू π/2. आप x को π/2 लीजिए तो π/2 मिलेंगे तो क्या मिलेगा? sin π/2 प्लस cos π/2 इज इक्वल टू sin 90 1 cos 90 0 1 plus 0 is equal to 1, which implies that f plus g has same values at 0 and π/2 in its डोमेन. दो अलग अलग वैल्यूज के लिए
सेम वैल्यू मिल गई, विच इंप्लाइज दैट f प्लस जी इज नॉट 1 1। कैसा हुआ? इट इज मेनी वन काइंड ऑफ फंक्शन। ठीक, वो लिखने की जरूरत नहीं है, हमसे बस इतना ही पूछा गया कि f प्लस जी इज नॉट 1 1, वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका ऑलमोस्ट एग्जाम्पल्स का लास्ट क्वेश्चन। अब हमने आपको सफिशिएंट एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। अब आई होप कि आपको फंक्शंस में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपने सारी एक्सरसाइजेस कर ली होंगी। हम आपके एक्सरसाइजेस के अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करवाएंगे यहाँ पे कल से। 1.1 से स्टार्ट करेंगे, सारे क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करवाएंगे या करवा देंगे, देखेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम पर। में टाइम की तो कोई कमी है नहीं हमारे पास, एक ही दिन में 10-10 वीडियो देखो, 20-20 वीडियो देखो, एक दिन में आप 24 वीडियो भी देख सकते हैं, 24 से ज्यादा ही। ऑन एन एवरेज एक वीडियो आपका 40 मिनट्स का होता है, एक 40 मिनट्स देखिए, 20 मिनट ब्रेक भी लीजिए तो दिन में 24 वीडियो देख सकते हो। कहोगे सर सोएंगे कब? भैया मत सो सो के भी देखेंगे तब भी बेटा बहुत टाइम है आप लोगों के पास। यू कैन वेरी वेल मैनेज टू सी 5-6 वीडियोस इन अ डे, एक एक सब्जेक्ट के, और आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग करिए, वीडियोस देखिए, करिए, करते रहिए। जब तक आप खुद नहीं करेंगे कोई फायदा नहीं होगा। क्वेश्चंस करके ही अगला वीडियो देखिएगा। 1.1 से स्टार्ट करेंगे, 1.2, 1.3, 1.4 आपके सिलेबस में नहीं है। बाइनरी ऑपरेशंस हमने पहले ही बताया कि बाइनरी ऑपरेशंस इज नो मोर इन द सिलेबस ऑफ सीबीएसई बोर्ड, तो इसलिए वो अब स्किप कर दिया गया है। वो इसलिए नहीं कि स्पेशल सिचुएशंस में नहीं, वो हमेशा के लिए हटा दिया गया। जब वापस इंसर्ट किया जाएगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल वो है नहीं आपके सिलेबस में, इसको छोड़ दीजिए। और इसके बाद मिसलेनियस के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेंगे, मिसलेनियस के लगभग सारे ही कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक और वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।